25 अगस्त 2015 की दोपहर मंगोलपुरी फ्लाईओवर पर ट्रैफिक हमेशा की तरह चल रहा था। बीचों बीच दिल्ली पुलिस की एक जेल वैन दौड़ रही थी। उसमें 9 कैदी थे जो रोहिणी कोर्ट की पेशी से लौट रहे थे। दिखने में तो यह एक साधारण वैन थी, लेकिन इसके अंदर जुर्म की 2 दुनिया बंद थीं और दोनों दुनिया एक दूसरे के खून की प्यासी थी। एक तरफ था दिल्ली के नए उभरते गैंग का किंग नीरज बवाना और उसके 6 खूंखार साथी, और दूसरी तरफ थे उसके कसम खाए दुश्मन नीतू दाबोदिया गैंग के नए मुखिया पारस विक्रम और उनका भरोसेमंद साथी प्रदीप भोला। किस्मत की सबसे बड़ी विडंबना देखिए, दोनों दुश्मन एक ही पिंजरे में कैद। वैन कोर्ट से निकली ही थी कि अंदर की हवा जैसे झर बन गई। बवाना के लोग चुपचाप बैठे नहीं थे, उनकी आंखों में एक ही चीज थी, खून का बदला। खून। शुरुआत एक तकरार से हुई, लेकिन देखते ही देखते वैन एक चलते फिरते नरक में बदल गई। उनके पास हथियार कोई नहीं था, पर इरादा हथियार से भी बड़ा था। नीरज और उसके 6 गुर्गे दोनों दुश्मनों पर ऐसे टूट पड़े जैसे सालों का गुस्सा उन्हीं 2 जिस्मों में उतार देना चाहते हो। किसी ने गला दबाया, किसी ने मुट्ठियां कसी, कोई उनके चेहरों पर बार बार कूद रहा था। 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट में वैन का वह डिब्बा एक मौन कब्रिस्तान बन गया। बाहर पुलिस बेबस खड़ी थी, ना अंदर घुस पा रही थी और ना ही कुछ रोक पा रही थी। और जब वैन ट्रैफिक में फंसी तो बाहर लोग भी भड़क उठे, पत्थर बरसे, किसी ने वैन जलाने की कोशिश तक कर डाली। ड्राइवर ने जान बचाई और वैन को महावीर अस्पताल तक दौड़ा दिया, लेकिन अस्पताल पहुंचने तक सब खत्म हो चुका था। पारस विक्रम और प्रदीप भोला दोनों अब इस दुनिया को छोड़ चुके थे। यह सिर्फ गैंगवार नहीं था, बल्कि यह एक घोषणा पत्र था। तिहाड़ जेल में बंद एक कैदी का, जिसका राज सलाखों से नहीं बल्कि दहशत से चलता था। उस दिन दिल्ली ने देखा कि कैसे एक जेल वैन भी किसी गैंगस्टर का सिंहासन बन सकती है और किसी के खून से किसी को ताज पहनाया जा सकता है। ये वही दिन था जब दिल्ली के अंडरवर्ल्ड में एक नया नाम, एक नया खौफ और एक नया बादशाह चुपचाप पैदा हो गया था, और वह नाम था नीरज सहरावत उर्फ नीरज बवाना। अब इस कहानी को बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। दिल्ली की भीड़ भाड़ से दूर बवाना गांव की सुकून भरी गलियों में एक लड़का बड़ा हो रहा था। नाम था नीरज सहरावत। बाहर से बिल्कुल आम, लेकिन भीतर उसके एक ऐसा तूफान पल रहा था जिसे वक्त आने पर पूरे दिल्ली पर टूटना था। उसका पिता प्रेम सिंह डीटीसी बस में टिकट फाड़ने वाला एक साधारण कंडक्टर था। घर की हालत ऐसी थी कि हर महीने का आखिरी हफ्ता जैसे किसी जंग से कम नहीं होता था। नीरज ने बचपन में ही समझ लिया था कि गरीबी इंसान को सिर झुकाने पर मजबूर कर देती है, और वो सिर झुकाकर जीने वालों में से नहीं था। उम्र बढ़ी तो सपने और बड़े हो गए। स्कूल की किताबें पीछे छूट गईं और जुर्म की कहानियां उसके दिमाग पर छा गईं, खासकर दाऊद इब्राहिम की। वो भी दिल्ली का दाऊद बनना चाहता था। इसी चाह में उसने अपना नाम ही बदल दिया, नीरज सहरावत से नीरज बवाना, जैसे अपने गांव की मिट्टी को ही वह अपनी पहचान की ढाल बना रहा हो। दुनिया उसे एक आवारा लड़के के रूप में जानती थी, लेकिन उसके अंदर की आग किसी और ही दिशा में भड़क रही थी। छोटे मोटे झगड़ों से लेकर चोरी, फिर रंगदारी, जुर्म की सीढ़ियां चढ़ना उसने जल्द सीख लिया। 19 साल का होते होते उसकी पहली गिरफ्तारी हो गई, लेकिन जेल ने उसे सुधारा नहीं बल्कि उसे और तेज बना दिया। जेल से बाहर आया तो उसने अपना खुद का गिरोह खड़ा कर दिया। अब उसकी नजर उन जेबों पर थी जहां करोड़ों थे, बड़े बिजनेसमैन, फैक्ट्री मालिक, प्रॉपर्टी डीलर। और फिर आया दिल दहला देने वाला साल 2012। नीरज ने सीमाएं तोड़ते हुए दिल्ली के नरेला विधानसभा के सीटिंग विधायक जसवंत राणा को कॉल किया और 50 लाख रुपए की फिरौती मांगी। एक सीटिंग विधायक को खुलेआम धमकाना ये सिर्फ पैसों का खेल नहीं था, बल्कि ये था खौफ का इश्तिहार। एक कॉल ने नीरज को सड़क के लौंडे से सीधा दिल्ली के गैंगस्टरों की पहली कतार में खड़ा कर दिया था। अब बवाना इंडस्ट्रियल एरिया में दिन ढलते ही कारोबारी डरने लगे कि किसे अगला फोन आएगा, ये कोई नहीं जानता था। लेकिन दिल्ली पर पूरी हुकूमत करना आसान नहीं था। वहां पहले से एक तूफान राज कर रहा था। नाम था नीतू दाबोदिया, उस दौर का सबसे शातिर, सबसे निर्दयी नाम। नीरज ने समझदारी दिखाई। सीधी टक्कर लेने से बेहतर था कि उसके साए में खड़ा हो जाए। वो नीतू का दाहिना हाथ बन गया। जब नीतू जेल जाता तो उसकी बाहर वसूली, धमकी, सौदे सब नीरज ही संभालता था। धीरे धीरे नीरज वह सब सीख रहा था जो एक उभरते गैंगस्टर को जानना चाहिए। लेकिन हर शागिर्द के भीतर एक न एक दिन ताज पहनने की ख्वाहिश जागती है। नीरज की महत्वाकांक्षा अब उफान पर थी। उसने नीतू को हिस्सा देना बंद कर दिया और अपना अलग गैंग बनाने का ऐलान कर दिया। दिल्ली के आसमान पर अब 2 बादशाह उगने की कोशिश कर रहे थे, और दोनों को पता था कि आखिर में एक ही रहेगा। दुश्मनी की चिंगारी हवा में तैर रही थी। उसे बस एक स्पार्क चाहिए था, और वो स्पार्क बना सोनू पंडित। सोनू कभी नीरज का भरोसेमंद आदमी हुआ करता था। नीतू को शक हुआ कि सोनू नीरज के लिए
मुखबिरी कर रहा है। और उसके साल 2012 में नीतू के लोगों ने सोनू को उसके गांव से उठा लिया। उसे एक सुनसान ट्यूबवेल पर ले जाया गया जहां न इंसान थे और न ही गवाह। वहां उसे इतने बेरहमी से पीटा गया कि उसकी चीखें हवा में गुम हो गईं। फिर गला घोंटकर उसे मार दिया गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उसकी लाश को करनाल के एक जंगल में ले जाकर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी गई ताकि न सबूत बचे और न पहचान। यही वो लम्हा था जिसने दिल्ली के अंडरवर्ल्ड में दो गैंगों के बीच ऐसी दुश्मनी बो दी जिसकी जड़ें आने वाले कई साल तक बहता खून सींचती रही। सोनू पंडित की जली हुई लाश की खबर जब नीरज बवाना तक पहुंची तो उसके भीतर कुछ टूट सा गया और उसी पल उसके अंदर एक आग जलने लगी। अब यह लड़ाई दिल्ली के गली मोहल्लों की गैंगवार नहीं रही थी। ये उसके दिल में धधकती निजी दुश्मनी बन चुकी थी। ये एक ऐसी आग थी जिसे सिर्फ खून ही बुझा सकता था। नीरज ने ऐलान कर दिया कि जो सोनू के साथ हुआ है उसका हिसाब पूरी दिल्ली चुकाएगी। उसने अपने लोगों को इकट्ठा किया और बदला उसका हथियार बन गया। सोनू की मौत को उसने इंसाफ का कारण बनाकर गैंग में ऐसी एकजुटता पैदा की कि उसके साथी उसे सिर्फ बॉस नहीं बल्कि भाई मानने लगे। इसके बाद दिल्ली की सड़कों पर एक एक कर खून के लाल दाग उभरने लगे। सबसे पहला निशाना बना संदीप टटेसर, वही आदमी जिसने सोनू को मारने में नीतू की मदद की थी। साल 2014 में नीरज ने उसे ढूंढकर मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद नीतू के एक और भरोसेमंद आदमी प्रदीप को भी गोलियों से छलनी कर दिया गया और अब बारी नीतू की थी। नीतू भी पीछे हटने वालों में से नहीं था। उसने जवाब में नीरज के दाहिने हाथ मोनू वाजिदपुर को मरवा दिया और फिर शुरू हुआ एक दौर जहां दिल्ली के रानी बाग, नरेला, बवाना, मुंडका हर जगह दिन दहाड़े गोलियां चलती थीं। सिर्फ 3 साल में दोनों गैंगों के 9 से ज्यादा आदमी सड़क पर ढेर हो चुके थे। पुलिस के लिए यह युद्ध किसी ब्लैक होल की तरह था, ऐसा अंधेरा जिससे निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। लेकिन किस्मत ने अक्टूबर 2013 में अचानक मोड़ ले लिया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक मुठभेड़ में नीतू दाबोदिया को खत्म कर दिया। नीतू के गिरते ही दिल्ली के अंडरवर्ल्ड का सिंहासन खाली हो गया। उसी समय नीरज पैरोल पर था और जैसे ही उसे खबर मिली वो कोर्ट वापस नहीं लौटा बल्कि पैरोल जंप करके फरार हो गया। उसे पता था कि उसे ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। फरार होने के साथ ही उसने बिखरे हुए गैंग को फिर से इकट्ठा किया और दिल्ली का नया बेताज बादशाह बन बैठा। लेकिन नीरज सिर्फ गोलीबारी का बादशाह नहीं था, वो दिमाग से खेलता था। नीतू जहां पुलिस से सीधी टक्कर लेता था, वहीं नीरज ने समझ लिया था कि दिल्ली पर राज करने के लिए बंदूक से ज्यादा ताकतवर चीज होती है सियासत। उसने अपने मामा पूर्व विधायक रणबीर शौकीन को अपना राजनीतिक कवच बना लिया। उनके चुनावों में करोड़ों रुपए झोंक दिए। सब पैसा फिरौती, ब्रोकरों की रंगदारी और जमीनों के कब्जे से आता था। धीरे धीरे उसने अपने साम्राज्य को दिल्ली से आगे बढ़ाया। हरियाणा के सुनील राठी, यूपी के अमित भूरा, सब बड़े गैंगस्टर उसके नेटवर्क में शामिल हो गए। यह अब कोई साधारण गैंग नहीं था बल्कि एक इंटरस्टेट क्राइम सिंडिकेट बन चुका था जिसके पास अपना राजनीतिक फ्रंट था और एक ऐसा सिस्टम था जिसे वो टैक्स कहता था, लेकिन वो असल में वो रंगदारी थी। दिल्ली पुलिस के लिए नीरज अब एक मुसीबत नहीं बल्कि एक दुःस्वप्न बन चुका था। उस पर कई राज्यों की पुलिस की नजर थी, लेकिन वो 18 महीनों तक किसी भटके हुए भूत की तरह हाथ नहीं आया। उसकी सबसे बड़ी ताकत थी उसकी चालाकी। उसने फोन का इस्तेमाल बंद कर दिया। सब कुछ इंटरनेट बेस्ड एन्क्रिप्टेड चैटिंग से चलता था। लोकेशन रोज बदलता था, कभी यूपी, कभी हरियाणा, कभी कोलकाता तो कभी मुंबई। पुलिस उसके 35 से ज्यादा गुर्गों को पकड़ चुकी थी, लेकिन नीरज हर बार उंगलियों से धुएं की तरह फिसल जाता था। लेकिन हर कहानी अपने अंतिम मोड़ की तरफ बढ़ती है और नीरज बवाना की कहानी का क्लाइमैक्स शुरू हुआ 7 अप्रैल 2015 की ठंडी सुबह से। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को एक ऐसी खबर मिली जिसने पूरे सिस्टम की धड़कनें तेज कर दी। बवाना आज दिल्ली में है और अपने घर वालों से मिलने आ रहा है। सुबह के 3:45 बजे मेन रोहतक रोड पर पुलिस ने एक अदृश्य सा घेरा बिछा दिया। सड़क सुनसान थी, हवा में तनाव तैर रहा था। तभी दूर से आती एक कार की हेडलाइटें टिमटिमाई। टीम ने उसे रुकने का इशारा किया, लेकिन कार मानो मौत से दौड़ लगा रही थी। उसकी स्पीड और बढ़ गई। कुछ सेकंड की पीछा भागी के बाद पुलिस ने कार को चारों तरफ से जकड़ लिया। नीरज ने हथियार निकालकर फायर करने की कोशिश की, लेकिन इस बार उसकी किस्मत ने उसका साथ छोड़ दिया। स्पेशल सेल के कमांडोज ने बिजली की गति से उसे और उसके साथी मोहम्मद राशिद खान को जमीन पर गिरा दिया और इस तरह 18 महीनों का चूहे बिल्ली का खेल खत्म हो गया। दिल्ली का सबसे तेज दिमाग वाला अपराधी आखिरकार पकड़ लिया गया। सबको लगा कि अब कहानी यहाँ खत्म, लेकिन असली डरावना अध्याय तो यहीं से शुरू हुआ था। नीरज को तिहाड़ की हाई सिक्योरिटी बैरक में डाल दिया गया। पुलिस ने राहत की सांस ली, पर उन्हें पता नहीं था कि नीरज का शरीर भले बंद था, लेकिन उसका दिमाग अब
अब भी आजाद था और पहले से कहीं ज्यादा चालाक हो गया था। तिहाड़ उसके लिए सजा नहीं बल्कि एक प्रॉफिटेबल ऑफिस बन गया था। जेल में चोरी से गए मोबाइल फोन ने उसे फिरौती, वसूली और गैंग के ऑपरेशन चलाने में पूरी आजादी दे दी थी। उसका बेहद करीबी नवीन बाली वहीं से एक बिजनेसमैन से 50 लाख की फिरौती मांगते पकड़ा गया। जेल के बाहर उसके फाइनेंसर, फिक्सर और खास गुर्गे उसके हर आदेश का पालन कर रहे थे। बवाना गांव में एक दिन जब पुलिस ने उसके घर पर छापा मारा तो बरामद चीजें देखकर अफसर भी दंग रह गए। अवैध हथियार, कारतूस और एक बुलेट प्रूफ स्कॉर्पियो। उसके पिता प्रेम सिंह तक गिरफ्तार कर लिए गए। ये साफ था कि बवाना परिवार पूरा का पूरा इस क्राइम मशीन का हिस्सा था। जेल में रहते हुए नीरज को वह मिला जो बाहर कभी नहीं मिल सकता था, यानी साथी, ताकत और अवसर। वहीं उसकी मुलाकात हुई टिल्लू ताजपुरिया से, यानी दिल्ली के दूसरे बड़े शातिर खिलाड़ी से, जिसकी दुश्मनी जितेंद्र उर्फ गोगी से कॉलेज के समय से ही चली आ रही थी। एक कॉलेज के चुनाव ने 2 खेमे खड़े कर दिए थे और कुछ ही वर्षों में उस गैंगवार ने दर्जनों लोगों की जान ले ली थी। कहते हैं कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है और इस तरह नीरज और टिल्लू ने हाथ मिला लिया। ये साधारण गठजोड़ नहीं था, ये दिल्ली के अंडरवर्ल्ड का सबसे बड़ा मर्जर था। अब 2 महाशक्तियां बन चुकी थीं। पहला नीरज बवाना और टिल्लू ताजपुरिया का गठबंधन, जिसे पंजाब के दविंदर बम्बीहा का भी सहारा मिला, और दूसरा गोगी गैंग जिसके पीछे था लॉरेंस बिश्नोई, काला झठेड़ी और कई इंटरस्टेट डॉन। और यह बात सिर्फ दिल्ली की नहीं रही बल्कि जाल फैल चुका था कनाडा में बैठे गोल्डी बराड तक और यूके में एक्टिव कपिल सांगवान तक। तिहाड़ अब जेल नहीं थी बल्कि ये 2 विशाल आपराधिक साम्राज्यों का सीक्रेट वॉर रूम बन चुकी थी। और इस वॉर रूम के अंदर एक ऐसी साजिश पक रही थी जिसने आगे चलकर भारत की क्राइम हिस्ट्री में एक ऐसा अध्याय जोड़ा जिसका नाम सुनते ही आज भी लोग सिहर उठते हैं। तारीख थी 24 सितंबर 2021। दिल्ली के रोहिणी कोर्ट का माहौल रोज जैसा ही दिख रहा था। कचहरी की सीढ़ियां, भागते वकील, पुलिस की आवाज आई। लेकिन कोर्ट रूम 207 उस दिन एक ऐसे तूफान को छुपाए बैठा था जिसकी किसी को भनक तक नहीं थी। जितेंद्र गोगी एक केस की पेशी के लिए लाया गया। अदालत के अंदर हर तरफ वकीलों के काले कोटों की भीड़ थी। उसी भीड़ में चुपचाप 2 चेहरे भी घुले मिले खड़े थे। साफ सुथरी वकालत की ड्रेस, हाथ में फाइलें, बिल्कुल पेशेवर अंदाज। किसी को शक करने का कारण भी नहीं था। जैसे ही गोगी कटघरे में पहुंचा, अचानक हवा चीरती 2 चमकती बंदूक की नालें बाहर निकली। पलक झपकते ही गोलियों की गड़गड़ाहट कोर्ट रूम की दीवारें हिला गई। लोग कुर्सियों के नीचे छुपने लगे। वकील जान बचाने को दरवाजों की तरफ भागे। लेकिन जब तक कोई प्रतिक्रिया देता, गोगी गोलियों से छलनी जमीन पर पड़ा था। पुलिस ने भी देर नहीं की। दोनों हमलावर राहुल और जगदीप वहीं ढेर कर दिए गए। कोर्ट, जो इंसाफ का मंदिर माना जाता है, युद्ध भूमि बन चुका था। जांच में जो सच सामने आया उसने सभी को सन्न कर दिया। ये कोई अचानक हुआ हमला नहीं था, ये था एक सटीक तरीके से बुना गया ब्लूप्रिंट जिसे टिल्लू ताजपुरिया ने मंडोली जेल के भीतर बैठकर तैयार किया था। जेल से व्हाट्सएप कॉल पर मीटिंग होती रही। ट्रेनिंग एक नए नवेले लॉ ग्रेजुएट उमंग यादव ने दी थी और हथियारों की सप्लाई नीरज बवाना के भरोसेमंद आदमी नवीन डब्बास ने करवाई थी। ये सिर्फ एक गैंगवार नहीं था, ये न्याय व्यवस्था के दिल पर दर्ज किया गया वार था। अपराधियों ने दिखा दिया कि उनकी पहुंच उन दीवारों तक भी है जहां देश का कानून खुद को सबसे सुरक्षित मानता था। इस वारदात ने नीरज बवाना का नाम ऐसे ऊपर उछाला कि मानो दिल्ली का अंडरवर्ल्ड किसी नए खौफ के अधीन आ गया हो। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उसकी जिंदगी का सबसे अंधेरा सच इससे भी गहरा था। खून खराबे और गैंगवॉर के बीच नीरज की जिंदगी में एक ऐसा कोना भी था जिसके बारे में कम लोग जानते थे, और वह था उसका प्रेम। उसने एक लड़की से प्रेम विवाह किया था, लेकिन जेल में रहते हुए खबर आई कि उसकी पत्नी गंभीर बीमारी से जूझ रही है और तुरंत ऑपरेशन जरूरी है। कानूनी मंजूरी सिर्फ उसी के हस्ताक्षर से मिल सकती थी। कोर्ट ने उसे कड़े सुरक्षा कवच के साथ 6 घंटे की कस्टडी पैरोल दी। हथियारबंद कमांडो, बुलेट प्रूफ जैकेट, गाड़ियों का काफिला। ऐसा लगता था मानो कोई हाई प्रोफाइल आतंकी कहीं शिफ्ट किया जा रहा हो। लेकिन इस काफिले के बीच बैठा नीरज उस दिन डॉन नहीं बल्कि एक बेबस पति लग रहा था। अस्पताल पहुंचकर उसने दस्तखत की, पत्नी का चेहरा देखा और अगले ही पल फिर सलाखों की दुनिया में लौट गया। एक तरफ गोलीबारी, खौफ, गैंग और दूसरी तरफ प्रेम, डर और इंसानियत की हल्की सी झलक। नीरज बवाना की कहानी को समझना शायद इसी 2 तरफा चेहरे को समझना है, जिसमें एक तरफ खून का सागर है और दूसरी तरफ एक इंसान की कमजोर धड़कन। लेकिन नीरज की जिंदगी का सबसे भयानक सच उसके बाहरी दुश्मनों में नहीं बल्कि उसके अपने घर की 4 दीवारी में छिपा था। उस घर में उसकी एक बहन थी, एक शांत सरल लड़की जिसे अमित नाम के लड़के से प्यार हो गया। अमित की जाति वह नहीं थी जिसे नीरज का परिवार बराबरी मानता। लड़की ने परिवार की कड़ी बंदिशों के बावजूद अपना रिश्ता निभाया। पर जब ये खबर तिहाड़ की दीवारों को चीरती हुई
नीरज तक पहुंची तो उसके भीतर की पुरानी सामंती सोच अंगार बनकर भड़क उठी। जिस आदमी ने अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए कानून से महीनों तक जंग लड़ी, वही आदमी अपनी बहन के प्यार को कुल का दाग मान बैठा। जेल में बंद नीरज ने ठंडे दिमाग से एक ऐसा हुक्म दिया जिसे सुनकर उसके खुद के गुर्गे भी पल भर के लिए सक पका गए। दोनों को खत्म कर दो। अक्टूबर 2018 की एक रात 2 बाइकें अंधेरे से उभरी। जैसे ही वह जोड़ा सड़क पर दिखा, गोलियों की बरसात शुरू हो गई। अमित वहीं ढेर हो गया और नीरज की अपनी बहन खून में लथपथ सड़क पर गिर पड़ी। ये था नीरज बवाना का सबसे कुरूप चेहरा, जहां झूठी इज्जत, जाति और अहंकार के आगे अपनी ही बहन की जिंदगी की कोई कीमत नहीं थी। उसका सबसे शर्मनाक अपराध किसी प्रतिद्वंदी गैंगस्टर पर नहीं, बल्कि अपने ही खून पर किया गया वार था, और वजह थी सिर्फ प्रेम। आज भी नीरज तिहाड़ की उसी हाई सिक्योरिटी सेल में बंद है, जहां उसे एक साधारण टीवी तक की अनुमति नहीं। कभी छोटा राजन जैसी सुविधाओं की मांग में भूख हड़ताल करता है, तो कभी जेल प्रशासन पर अव्यवस्थाओं का आरोप लगाता है। जब भी वह किसी मेडिकल इमरजेंसी में अस्पताल ले जाया जाता है, तो सुरक्षा का घेरा ऐसा होता है कि देखने वालों को लगता है जैसे कोई विदेशी राष्ट्रपति एस्कॉर्ट किया जा रहा हो। लेकिन बाहर उसके साम्राज्य की धड़कन आज भी चल रही है। पुलिस छापा मारती है, करोड़ों का कैश और बुलेट प्रूफ गाड़ियां जब्त होती हैं, दर्जनों गैंग के गुर्गे पकड़े जाते हैं। लेकिन कुछ ही हफ्तों में नेटवर्क फिर से खड़ा हो जाता है। नए लड़के भर्ती होते जाते हैं, नए दुश्मन पैदा होते रहते हैं। इन दिनों हिमांशु भाऊ नाम का उभरता गैंगस्टर उसके बनाए खौफ को चुनौती दे रहा है। नीरज बवाना भले ही तिहाड़ की 6 बाय 8 फुट की कोठरी में कसकर बंद हो, पर उसका खौफ उन दीवारों से बाहर बहता रहता है। वह डर, वह नेटवर्क, वह काला साया आज भी दिल्ली एनसीआर की हवा में घूमता है। ये कहानी साबित करती है कि इंसान को कैद किया जा सकता है, लेकिन उसके बनाए हुए आतंक के साए को नहीं कैद किया जा सकता। ये उस राक्षस की दास्तान है जो सलाखों से बाहर नहीं निकलता, लेकिन उसका डर हर गली, हर शहर और हर सिस्टम में आज भी जिंदा है। तो ये थी कहानी दिल्ली के गैंगस्टर नीरज बवाना की। दोस्तों, अब आप हमें कमेंट में बताइए कि आपके हिसाब से दिल्ली का सबसे खतरनाक गैंगस्टर कौन है, नीरज बवाना या लॉरेंस बिश्नोई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जुड़े हमारे साथ अगले एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।